Good afternoon, everyone. Hello. Good afternoon, sir. All are getting me well? Yes, sir. Yes, sir. Board is clear? Audio, video, both? Yes, sir. Okay. शैलेश सर सबको ग्रुप में अटेंडेंस देने के लिए बोल दीजिए एक बार। Okay. चलो अटेंडेंस आप लोग पहले कर लो अपना। ग्रुप में अटेंडेंस सबको दे दीजिए। अटेंडेंस करो। हेलो। चलो ऑल आर प्रेजेंट, सब प्रेजेंट हो गए? ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम शैलेश तिवारी और आई एम योर इंग्लिश प्लस सोशल साइंस टीचर। दोनों सब्जेक्ट हम लोग डील करेंगे। मेरी आवाज सबको जा रही है? ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग का एज यू नो हम लोग के रूटीन के अनुसार आज सोशल साइंस का एक चैप्टर हम लोग को डील करना है। आज हम लोग का सोशल साइंस स्टडी करना, ठीक है? तो ये मेरे को बताओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। सर पावर शेयरिंग स्टार्ट कीजिए। पावर शेयरिंग सिविक्स। पावर शेयरिंग सिविक्स का स्टार्ट करें? Yes, sir. sir. History का history in India. अच्छा वेट, हेलो। देखो पावर शेयरिंग जो है वो तुम्हारे 15 से सर साउंड नहीं आ रहा। आवाज नहीं जा रही मेरी? हेलो, ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके 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 स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखो अभी बहुत सारे स्टूडेंटों ने वो करा। इसमें एक स्टूडेंट ने बोला पावर शेयरिंग को डील करने के लिए, जबकि और 2-4-5 स्टूडेंट ने बोला कि हम लोग नेशनल इन इंडिया को डील करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, बिकॉज आप देखते हो कि हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग का लेंदी लेवल का चैप्टर हो जाता है, उतना ज्यादा लोगों को स्टूडेंटों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो पहले हम लोग क्यों ना उस सब्जेक्ट को टच करें जो ज्यादा इंटरेस्टेड है, कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है हम लोग क्लास में, ठीक है? तो हम लोग क्या हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, बिकॉज इंडिया और यूरोप ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में एकदम कंफर्म है कि आ ही रहे हैं, ठीक है? तो बोलिए आप लोग, इंडिया की यूरोप? तो अब सर यूरोप स्टार्ट करो। यूरोप? यस सर। Yes, sir. यूरोप स्टार्ट करिए। इसमें सुशांत भी है क्या? यस सर। सुशांत मेरे को पहचान रहे हो? यस सर, लग तो रहा है कि हम आपको पहचान रहे हैं। अच्छा सुशांत अपना ग्रुप में अटेंडेंस दीजिए आप। सर ग्रुप में तो सर हम नहीं है सर। आप एक बार रूम एग्जिट कर दीजिए। ओके सर। ओके यूरोप आप लोग बता रहे हो करने के लिए? आयुषी ने भी बोला यूरोप पढ़ने के लिए। तो क्या करें हम लोग, इंडिया की यूरोप? बोलो आप लोग फिर से एक बार, इंडिया की यूरोप। पौधे के नाम में लिया जे नहीं। अच्छा हाँ Okay, let's भाई start. चलो सबने यूरोप बोला तो हम लोग यूरोप की तरफ ही चलेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो चलो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर नहीं, ये आपने देखा है ना कि क्लास 9th में आपने चैप्टर एक पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो पार्ट 1 है। ये तुम्हारा नेशनलिज्म इन यूरोप जो ये तुम्हारा पार्ट 2 है, ठीक है? तो इस चैप्टर को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा फोकस कीजिएगा। राघवेंद्र अपना माइक ऑफ करिए।
सर आपका स्क्रीन नहीं शो कर रहा। हेलो हेलो। यस सर। जी सर। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर। 2 मिनट, सर का लैपटॉप ऑफ हो गया। सर का लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। सर बस ऑनलाइन आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए आप लोग सबको ही, ठीक है? मीनवाइल आप लोग में से सबके फॉर्म फिल लेना। यस सर। ठीक है, ये डेली का रूटीन रहेगा आप लोग यस का सर। कि आप लोग क्लास में आके, वाजिद आपने अटेंडेंस दी है क्लास में, ग्रुप में? वाजिद, हेलो वाजिद,
हेलो, नो रिस्पॉन्स। जिसने भी अटेंडेंस नहीं दी है बीच बीच में उनको किक किया जाएगा, तो कृपया आप लोग, रिक्वेस्ट है आप लोग से, सभी स्टूडेंट्स से अटेंडेंस अपना देते रहेंगे, ठीक है? ओके सर। वाजिद, सर। आपने अटेंडेंस नहीं दिया, जिसने भी अटेंडेंस नहीं दिया अपने जल्दी जल्दी जाके अटेंडेंस दे ले प्लीज। यस सर। और बहुत सारे आप लोग के फ्रेंड्स भी ज्वाइन को जानते हैं, वो मैसेज करते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, सर 2 मिनट में बस ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है? ओके सर। 2 मिनट बस आप लोग रुके रहे, सर आ रहे हैं, और अटेंडेंस देना चालू करें। सर आ ही गए हैं, बस आ ही गए हैं सर, ठीक है? कैमरा ऑफ करो। कौन है ये? वाजिद, ग्रुप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस देनी है, यहाँ पे नहीं देनी है। यहाँ पे अटेंडेंस नहीं देनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस देनी है, ठीक है? चलिए 2 मिनट बस पेशेंस रखिए आप लोग, सर आ रहे हैं। चलिए सर आ गए आप लोग, अब क्लास एंजॉय कीजिए। और जिसने भी अटेंडेंस नहीं दिया मैं बीच में रिमूव कर दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अटेंडेंस दे दें सबको ही, 1 सेकंड का काम है। Okay, okay. Okay, welcome you all once again. Okay, let's स्टूडेंट आप लोगों ने कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कस किया? किस चैप्टर को हम लोग को स्टडी करना? इंडिया की यूरोप हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर? इंडिया और यूरोप। Which chapter? यूरोप। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो फोकस करना, ये चैप्टर में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। इस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हो, ये चैप्टर आपके हिस्ट्री, आपके सोशल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार इसको डील करते हो, याद रखना कि तुम्हारा 30% तुम्हारा सोशल साइंस का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम लोग चैप्टर जो स्टडी करने जा रहे हैं, ओके, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को हम लोग डील करने जा रहे हैं। फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनलिज्म जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है, ठीक है? तो नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। इसको शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि डिवोशन, डिवोशन टुवर्ड द नेशन। मतलब राष्ट्र के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति आपके अंदर जो समर्पण की भावना आती है, दैट इज कॉल्ड क्या? नेशनलिज्म। उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है? तो ये नेशनल, तो हमें चैप्टर पढ़ना क्या कि यूरोप जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर हुकूमत किया। यूरोप वो सच ए कॉन्टिनेंट व्हिच रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आखिर उसमें किस तरीके से राष्ट्रवाद, कैसे नेशनल लेवल की फीलिंग्स जो है वो एमर्ज करती है, इसके बारे में। सर आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर आप कंटिन्यू कीजिए, राघवेंद्र अपना इंटरनेट चेक कीजिए, सबको आवाज बराबर आ रही है, आप ही को नहीं आ रही है। सर आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, ऑल आर गेटिंग माय अब आने वॉइस? अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। ऑल आर गेटिंग? यस यस यस। ओके ओके, ऑल आर गेटिंग। चलो लेट्स गो, चलो फोकस कर। तो मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए इसमें आप देख लो कि सबसे पहले हम लोग वर्ड देखते हैं कि नेशनल यूरोप की राष्ट्रवाद का शुरुआत यूरोप में कैसे हुआ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको एक बार बोलूंगा, पूरा फुल कंसंट्रेशन आपका ब्लैक बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज ये तुरंत ही बाउंस करेगा बैक। इसीलिए मैंने बोला कि पहले आप इंडिया पढ़ोगे तब यूरोप समझ में आएगा, लेकिन आपने पहले यूरोप सेलेक्ट किया तो इसको याद रखना। तो मैंने नेशनलिज्म के पॉइंट की बात किया, तो आपने लिया डिवोशन टुवर्ड द नेशन, मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो भावना आपके अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बताओ, ध्यान देना। सबसे पहले एक पेंटर था, फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो जो था, देखो यहाँ पे ये फ्रेंच आर्टिस्ट था। इतना मार मार टूटू
अराउंड मत चिल्लाई काम। ये लड़का कौन है? इसको बोलो आप म्यूट करने के लिए। ईश्वर। अब देखो यहाँ पे आप कि फ्रेडरिक सोल्यू जो है वो फ्रेंच आर्टिस्ट है। इसने क्या किया 1848 मतलब 1848 में एक पेंटिंग इसने तैयार किया। ठीक है ध्यान देना, इसने 1848 में एक पेंटिंग बनाया। अब ये पेंटिंग कैसी थी फोकस कीजिएगा आप लोग बोर्ड पे। ये पेंटिंग कैसी है फोकस देखो यहाँ पे। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया कि देखो यहाँ पे ये एक इमेजनरी मतलब ये एक एलेगोरी, एक लेडी का पिक्चर बनाया गया। इस लेडी के तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये 2 हैंड्स हैं, इनके 2 हैंड्स को दिखाया गया। फोकस करना, एक हैंड्स में दिखाया गया क्या चीज, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में लेडीज ने क्या रखा था, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट। चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट। देखो फ्रेडरिक सोल्यू वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ पेंटिंग इन 1848। ठीक है, इस पेंटिंग का नाम उसने दिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। फोकस, इस पेंटिंग में उसने क्या दिखाया कि इन दिस पेंटिंग दिस लेडी मतलब दिस स्टैच्यू कैरी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इन अनदर हैंड। मतलब एक हाथ में उसने मसाल लिया हुआ है और दूसरे हाथ में संविधान लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करता है कि इस पेंटिंग के सामने मतलब इस पेंटिंग के सामने इन फ्रंट ऑफ दिस पेंटिंग, इन फ्रंट ऑफ दिस पेंटिंग बहुत सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल, ऑटोक्रेटिक सिंबल, ऑटोक्रेटिक सिंबल्स को बिखरे हुए करके दिखाया। मतलब एक नीचे गिरे हुए हैं इसके सामने, इस पेंटिंग के सामने स्कैटर्ड कंडीशन में रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे लोग ब्रोकन चेन हो गया। माने ऑटोक्रेटिक सिंबल का मतलब वो सारे सिंबल जो स्लेवरी सिस्टम को इंडिकेट करते थे, मतलब गुलामी को इंडिकेट करते थे। ठीक है, अब देखो इस पेंटिंग में क्या कर रहा है कि यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के लोग, यूरोप एंड अमेरिका के लोग जो हैं, यूरोप एंड अमेरिका के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस स्टैच्यू के बगल से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, they were the people of Europe and America were passing by this statue, स्टैच्यू के बगल से होकर गुजर रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं, ऑफरिंग होमेज। होमेज मतलब श्रद्धांजलि यहाँ पे वो लोग दे रहे हैं। ध्यान देना क्या बात, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो लोग ऑफर कर रहे हैं क्या चीज, होमेज। मतलब यहाँ पे श्रद्धांजलि को दिया जा रहा है। श्रद्धांजलि को देखते हो आप लोग, हमारे यहाँ पे जब सोल्जर मरते हैं तो हमारे मंत्री सर्दी जो लोग हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, तो वो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं होमेज अपना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं दे कैरिड देयर ऑन नेशनल फ्लैग। इनके हाथ में अपना नेशनल फ्लैग था। जो नेशनल फ्लैग क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये सारे के सारे देश जो थे वो यूनिफाई हो चुके थे। मतलब इन सारे देशों का यूनिफिकेशन हो चुका था, ये सारे देश यूनाइटेड हो चुके थे। ठीक है, लेकिन वही यूरोप में एक देश था जिसको हम लोग जर्मनी कहते हैं। नाम तो सुना ही होगा, हिटलर। जर्मनी का नाम आते ही हिटलर का याद आता है, जर्मनी। तो यहाँ पे जर्मनी के जो लोग हैं वो 3 अलग अलग तरह के फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे हैं। फोकस कीजिएगा, 3 डिफरेंट फ्लैग्स दे कैरीड इन देयर हैंड्स। पहला था तुम्हारा रेड, दूसरा गोल्ड, और एक है तुम्हारा ब्लैक। रेड, गोल्ड एंड ब्लैक, 3 अलग अलग तरह के फ्लैग लेके आगे बढ़ रही है। क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन, मतलब जर्मनी ये जो कंट्री है इसका यूनिफिकेशन जो था वो आपका अभी तक नहीं हुआ था, मतलब जर्मनी यूनिफाई नहीं हुआ था। अब देखो इस पेंटिंग के मदद से फ्रेडरिक सोल्यू जो है वो क्या किया, तो एक अलग सोसाइटी के बारे में इमेजिनेशन किया। सोसाइटी कैसा, तो यूटोपियन सोसाइटी। ध्यान देना, यूटोपियन सोसाइटी की बात किया उसने।
यूटोपियन सोसाइटी मतलब एक इमेजिनरी सोसाइटी जहां पे हर बंदा जो है वो इक्वल हो, मतलब एवरीवन शुड बी इक्वल, एवरीवन शुड बी इक्वल। ठीक है, अब देखो इस पेंटिंग के पॉइंट को अब हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं, फोकस कीजिएगा। हमने देखा कि एक फ्रेडरिक सोरियो की पहली पेंटिंग जो है इसमें क्या देखा हमने, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट who prepared a painting in 1848 में उसने पेंटिंग बनाया, and the name of this painting was the Statue of Liberty, उसने इसको नाम दे दिया। This statue carried torch of enlightenment in one hand and charter of human right in another hand। एक हाथ में उसने torch of enlightenment मतलब मशाल लिया हुआ है, मशाल लाइटेड वर्ल्ड मतलब अंधेरे पूरे डार्क वर्ल्ड को लाइट दिखाने के लिए मशाल है इसके हाथ में, और दूसरे हाथ में ह्यूमन राइट्स के जो संविधान जिसमें पूरे मानव के संविधान को डिस्क्राइब किया गया वो इसके हाथ में। इन फ्रंट ऑफ दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग के जस्ट नीचे बहुत सारे ऑटोक्रेटिक सिंबल्स को दिखाया गया। ऑटोक्रेटिक सिंबल्स मतलब सिंबल व्हिच वी आर यूज्ड टू इंडिकेट द स्लेवरी सिस्टम, मतलब जो गुलामी की चीजों को इंडिकेट करने के लिए। कंपनीज ईश्वर जो है ये ईश्वर को किक करिए, ईश्वर को किक कर दीजिए। ईश्वर को किक करिए। ओके, तो मैंने चलो फोकस कीजिए आप लोग, मैंने बोला ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा पर अलग कैटेगरी का चैप्टर पहले ही सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि सपोज करो कि दिस स्टैचू कैरी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इन अनदर हैंड। दूसरे हाथ में इसके हाथ में संविधान, पहले हाथ में मशाल दूसरे हाथ में संविधान है, ठीक है। In front of this statue different autocratic symbols were just in a scattered condition, मतलब बहुत सारे autocratic सिंबल जो थे वो बिखरे हुए थे, जैसे में क्रॉकेट चेन हो गया, मतलब autocratic सिंबल का मतलब मैंने बताया कि सिंबल्स which we are used to represent क्या चीज, स्लेवरी सिस्टम, जो गुलामी की चीजों को प्रतीक मतलब गुलामी के जो प्रतीक है उन सभी को यहाँ पे दिखाया गया। अब क्या हुआ कि the people of Europe and America were passing by this statue, मतलब यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो इस स्टैचू के बगल से होकर गुजर रहे हैं, एक चैन में, एक लाइन मतलब एक ट्रेन की तरह एक लाइनिंग बना दिया, उस लाइन में ये गुजर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, दे वर ऑफरिंग देयर होमेज, यहाँ पे वो लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि को समर्पित कर रहे हैं इस स्टैचू के सामने, ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ये जो यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, दे कैरी देयर ओन नेशनल फ्लैग, इनके हाथ में अपना नेशनल फ्लैग है। जो नेशनल फ्लैग क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे के सारे कंट्री जो है वो यूनिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका वे आर पासिंग बाय दिस स्टैचू एंड ऑफरिंग देयर होमेज, they carried their own national flag which was indicating that these all countries were well unified, but a country from यूरोप का एक देश था जिसको हम लोगों ने जर्मनी कहा, जर्मनी के जो लोग थे, the people of Germany carried three different type of flag, red, gold and black, तीन अलग अलग तरह के फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे हैं, red, gold and black, which was indicating that Germany was not unified till 1848, 1848 तक जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। अब देखो इस पेंटिंग की मदद से, by using this painting, Frederick Sorio tried to show an utopian society, utopian vision। अब यूटोपियन विजन क्या था, तो ये सारे पेंटिंग के मदद से उसने एक यूटोपियन सोसाइटी को दिखाने की कोशिश की। यूटोपियन मतलब एक ऐसा समाज where everyone should be equal, जहाँ पे सब के सब लोग इक्वल हो जाए। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कोई ऐसा देश जहाँ पे सब मुकेश अंबानी ही हो, कोई ऐसा देश जहाँ पे सब बिल गेट्स कैटेगरी के लोग ही हो, चाहे ऐसा फॉरेस्ट हमने देखा एक जंगल जहाँ पे केवल टाइगर ही टाइगर हो, हिरन ना हो वहां पे। तो कहने का मतलब जब तक समाज में डाइवर्सिटी नहीं होगा वो समाज आपका समाज नहीं कहलाएगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे इसने इस जो सोसाइटी की बात की थी, यूटोपियन सोसाइटी, वो सोसाइटी क्या था, वो एक इमेजिनरी सोसाइटी था व्हिच वाज इम्पॉसिबल ऑन ग्राउंड, वो जमीन पे कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। तो चलो इस पेंटिंग में क्या, इस पेंटिंग को आपने समझा, एवरीवन हैज अंडरस्टूड इट वेल, सबको ये समझ में आएगी। फिर एक बार रिपीट करूंगा, ये जो फ्रेडरिक का पेंटिंग है ये आप लोगों को समझ में आया ये नहीं? यस सर, समझ में आ गया सर। चलो एक मैं अब इसमें से देखो, ये जो आप ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें तो दो तीन तरह के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें तो तुम्हारे एग्जाम के लिए निकलता है, ठीक है।
सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन निकालता है क्या, तो नेम दैट फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड क्या चीज द पेंटिंग इन 1848। तो नाम उसका क्या होगा, फ्रेडरिक सोल्यू उसका हो गया, ठीक है, 1848 में जो पेंटिंग कराया था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि नेम दैट imaginary vision, imaginary society which was imagined by Frederick Sorio। फ्रेडरिक ने किस तरह के इमेजिनरी सोसाइटी की बात की थी, तो यूटोपियन विजन, यूटोपियन सोसाइटी की उसने बात की थी। कोई दिक्कत? तो फिर से एक बार मैं चलते चलते इसको एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा पॉइंट क्या है कि फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ पेंटिंग इन 1848। क्लियर? In this painting, in this image, the painting carried torch of enlightenment in one hand and charter of human rights in another hand. In front of this painting, different type of autocratic symbols were just available. Autocratic symbol मतलब slavery system को जो प्रतीक थे उन सबको दिखाया गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, the people of Europe and America were passing by this statue and offering their homage। यहाँ पे अपने अपने श्रद्धांजलि को वो लोग समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। They carried their own national flag। ये अपने नेशनल फ्लैग को लेके आगे बढ़ रहे थे, जो इंडिकेट कर रहा था कि ये सारे के सारे कंट्री जो थे वो यूनिफाइड हो चुके थे। अब यहाँ पे देखो यूरोप का एक देश था जिसको हम लोगों ने कहा जर्मनी। The people of Germany carried 3 different type of flag। जर्मनी के जो लोग थे वो 3 अलग अलग तरह के फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे थे, रेड, गोल्ड एंड ब्लैक, जो इंडिकेट कर रहा था कि टिल 1848 जर्मनी वाज नॉट यूनिफाइड, जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। By using this painting, Frederick Sorio tried to represent an imaginary society that was kind of utopian society, utopian vision, utopian society की बात की, मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पे everyone should be equal, जहाँ पे सब के सब जो लोग हैं वो इक्वल हो। तो ये है आपका क्या चीज कि फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, एनी प्रॉब्लम? कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े? Anyone, any confusion? Everything is okay, clear? सब क्लियर है आप लोग का? हेलो, आगे बढ़े? पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को? कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो ये है फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये 2 नंबर के आपके इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, चलो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग इंडिया पढ़ लेते हो, उसके बाद इसको पढ़ते तो ये तरीके से और ज्यादा समझ में आ जाता है आप लोग को। अब देखो आगे पॉइंट, तो ये तो पेंटिंग हो गया। अब चलो हम लोग क्लास 9 के टॉपिक पे चलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टूडेंट आपने देखा था क्या कि क्लास 9 के टॉपिक को देखा था कैसे लुई 16 के अगेंस्ट में आपके थर्ड स्टेट के लोग जो नेशनल असेंबली को तैयार करते हैं, फिर किस तरीके से उन लोगों ने मूवमेंट को लॉन्च किया और कैसे लुई 16 को रिमूव करके वहां पे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का साम्राज्य है। ये सब क्लास 9 में आप लोगों ने डील किया है। तो हमें वर्क करना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आखिर जो क्रांतिकारी जो रिवॉल्यूशनरीज थे फ्रांस के, यूरोप के, उन लोगों ने किस किस तरह के स्टेप्स लिए अपने देश में यूनिटी को लाने के लिए, यूनिफाई करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है, बड़ा फोकस करना है यहाँ पे। स्टेप्स revolutionaries सर कैमरा ऊपर करिए ना। एक सेकंड सर ऊपर नहीं दिख रहा है। कलेक्टिव आइडेंटिटीज। अब देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप लोग का। डन।
ओके नो सर, थोड़ा और ऊपर। हो गया, डन। यस सर। ओके तो देखो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे भी इंडिया के चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कौन कौन से स्टेप लिए अपने देश के लोगों को यूनाइट करने के लिए। बिकॉज जब तक कंट्री के लोग यूनाइट नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह के रिवोल्यूशन एंड मूवमेंट को सफलता नहीं मिलने वाली। तो इन द सेम वे फ्रांस में भी जो वहां पे रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने कौन कौन से स्टेप लिए पूरे फ्रांस की जनता, पूरे फ्रांस के लोगों को यूनाइट करने के लिए, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू ब्रिंग कलेक्टिव आइडेंटिटीज अमंग द फ्रेंच। तो क्या क्या स्टेप लिए तो फोकस करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो इन लोगों ने बात क्या क्या थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, मतलब कि अगर हम लोग को आजादी मिलेगी तो सबको एक जैसा अधिकार मिलेगा। सेकंड इन लोगों ने बात किया क्या चीज, इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, कि सबको इक्वल राइट मिलेगा। ठीक है, तीसरा इन लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे फ्रेंच जो था, फ्रेंच वाज एक्सेप्टेड, फ्रेंच को एक्सेप्ट कर लिया किस तरीके के रूप में, एज अ कॉमन लैंग्वेज। सबके लिए भी ये फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज है, सबको यही लैंग्वेज यूज करना है। इसके बाद आपने देखा था किंग का जो अपना रॉयल फ्लैग था, रॉयल फ्लैग जो थे राजाओं के, जो किंग्स के, ये रॉयल फ्लैग, इस रॉयल फ्लैग को रिमूव कर दिया गया और इसके जगह पे हम लोगों ने ट्राई कलर यूज किया। फ्रांस की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रांस में ट्राई कलर का यूज किया गया, मतलब तिरंगा एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पे बात की गई क्या चीज, इम्प्रूवमेंट, किस चीज के इम्प्रूवमेंट की बात की गई, एजुकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड अदर फैसिलिटी। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे फ्रांस प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट किया गया, जो आपका फ्यूडल सिस्टम, मतलब बंधुआ मजदूरी, फ्यूडल सिस्टम था उसको भी रिमूव किया गया। फ्यूडल सिस्टम जो था उसको भी हमने रिमूव कर दिया। प्लस जो हेवी टैक्स लगता था, जो हेवी टैक्स, जो इंटरनल ड्यूटी टैक्स था, जो इंटरनल आपके ड्यूटी टैक्स लग रहे थे, इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस जो थे उसको भी हमने रिमूव किया। हमने नहीं, मतलब वहां के रिवोल्यूशनरी जो था इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन था कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स किया। ठीक है, तो सबसे पहले उन लोगों ने बोला कि अगर हमारा देश यूनाइट होता है, अगर हमारा देश इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिवों के चंगुल से आजाद होता है, तो सबसे पहले हम अपने देश में क्या लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबको एक जैसा अधिकार देंगे। जैसा कि आप देखते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुईस 16 के समय सोसाइटी को 3 भागों में बांटा गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट। फर्स्ट सेकंड को नो टैक्स, थर्ड स्टेट के ऊपर टोटल टैक्स। तो ये सब सिस्टम नहीं होगा, टैक्स देना होगा तो सबको इक्वल एक जैसा देना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, आपने देखा कि इक्वल राइट्स की बात की गई। फ्रेंच को वहां पे कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, अदर जो लैंग्वेज थे सबको हटा के उन लोगों ने बोला कि नहीं, फ्रेंच पूरे देश में फ्रेंच लैंग्वेज यही बोला जाएगा। इसके बाद आता है कि जो रॉयल फ्लैग, जो अलग अलग, अब आप ही देख लो, आपके हिंदुस्तान में क्या था, हैदराबाद का जो निजाम थे उनका अलग फ्लैग था, जम्मू कश्मीर के किंग जो उनका अलग फ्लैग है, लेकिन दूसरे मतलब उड़ीसा के अलग किंग है, उनका अलग अपना फ्लैग है। लेकिन हमने क्या किया, सारे फ्लैग को रिमूव किया और वहां के सबको हटाने के बाद एक ट्राई कलर लाया कि ये तिरंगा जो है इसके नीचे पूरा हिंदुस्तान रहेगा। तो ये तिरंगा क्या कर रहा है, पूरे इंडिया को यूनाइटेड रूप में क्या कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पर उन लोगों ने जो अलग अलग फ्लैग थे सारे फ्लैग को हटा के उसमें फ्रांस के ट्राई कलर तैयार कर दिया। फिर उन लोगों ने बात की कि हमें एजुकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर दूसरी जो फैसिलिटी सबको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। फिर उन लोगों ने क्या, फ्यूडल सिस्टम, मतलब बंधुआ मजदूरी जो था उसको उन लोगों ने रिमूव किया, बोला ये सब सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा। और लास्ट में इंटरनल ड्यूटी टैक्स जो था उसको रिमूव किया उन लोगों ने। तो ये कुछ स्टेप्स लिए, किस लिए कि फ्रांस के लोग हमारे साथ यूनाइट हो, और तब यूनाइट होकर हम लोग किंग के अगेंस्ट में फाइट करें, रिवोल्यूशन करें, मूवमेंट करें, जिससे कि हमारा देश एक लिबरल रिपब्लिकन सिस्टम में एंट्री कर जाए। तो ये सब टॉपिक है आपका इंटरनल, मतलब कि ये सारे स्टेप्स किए गए फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा। रीजन कि भाई फ्रांस के अंदर को क्या लाना है, कलेक्टिव आइडेंटिटीज लानी है, क्योंकि सारे लोग जब कलेक्टिव होंगे, सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ेंगे, तब जाके कंट्री के अंदर कुछ बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ पॉइंट्स, ये समझ में आया, आगे बढ़े। सर फिफ्थ पॉइंट जरा बता दीजिए ना। कौन सा पॉइंट सर? फिफ्थ
यहाँ पे देखो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, या फिर अदर फैसिलिटी है। जैसे मैं सपोज करो कि आपने देखा था कि जो थर्ड स्टेट लोग थे, सर सामने से थोड़ा हट जाइए। ओके, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, थर्ड ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बोल चाल की जो भाषाएं थी सबको रिमूव करके उन लोगों ने फ्रेंच यहाँ पे पॉइंट आया कि भाई फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज में ही बोलिए, प्लस उन लोगों ने जो दूसरी जैसे आपने देखा कि थर्ड स्टेट के लोग जो थे उनको किसी तरह कोई फैसिलिटी नहीं था, तो थर्ड स्टेट को भी वो मुकाम दिया गया कि भाई आप भी उस जगह पे आइए, आप भी प्लेटफॉर्म पे आइए, आप भी पॉलिटिकल क्षेत्र पॉलिटिकल इमेंसिपेशन आपको भी मिलेगा, आप भी इस क्षेत्र में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टेप लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी अलग अलग कैटेगरी के लोग थे सबको यूनाइट किया गया, और यूनाइट करके तब उन लोगों ने किंग के अगेंस्ट में मूवमेंट किया। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कैन वी गो फॉरवर्ड? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा। दिस क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। ये 3 नंबर के आपके क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए। अगले टॉपिक की तरफ चलोगे। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। फोकस करना, मिडिल क्लास का ग्रोथ कैसे हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो आएगा ये नेपोलियन कहानी आएगी, लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी मिडिल क्लास के ग्रोथ की। कि सपोज करो कि उस समय तो दो ही सोसाइटी था, एक हायर क्लास एक लोअर क्लास, फिर मिडिल क्लास का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डील करने जा रहे हैं। अब ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, फोकस कीजिएगा। ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, मैंने अभी आपको बताया कि उस समय मतलब 17-18 सेंचुरी के समय 2 क्लासेस थे यूरोप में, फर्स्ट था हायर क्लास, दूसरा था लोअर क्लास। तो फिर ये मिडिल क्लास का ग्रोथ कैसे हुआ, फोकस कीजिएगा। ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बड़े तरीके पे डील करना। हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का निर्माण कैसे हुआ। ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, फोकस कीजिएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक यूरोप में 2 क्लासेस थे, ठीक है। पहला था एरिस्टोक्रेट, और दूसरे थे तुम्हारे पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स और दूसरे तुम्हारे थे पीजेंट्स। फोकस करना। तो ये एरिस्टोक्रेट कौन थे, हम इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ये दिखाई दे रहा है एरिस्टोक्रेट आपको, ऑल आर पहुंचेंगे? यस सर। चलो ओके, चलो ठीक है। तो एरिस्टोक्रेट देखो कौन थे, ये लोग थे रिच पीपल। रिच पीपल थे, लेस इन नंबर, नंबर में ये कम थे, बट मोर पावरफुल, और बहुत ताकतवर लोग थे। ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, spoke French to show their diplomacy. To show their diplomacy, अपने डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड बाय मैरिज टाई-अप, मैरिज टाई-अप के आधार पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। देखो ये क्या था, एरिस्टोक्रेट। मैंने बोला कि टिल 18th सेंचुरी केवल वहां पे यूरोप में 2 तरह के क्लास थे। पहला था हायर क्लास, मतलब ये जो तुम्हारे फर्स्ट था तुम्हारा क्या था, एरिस्टोक्रेट्स, और दूसरे थे तुम्हारे पीजेंट। एरिस्टोक्रेट में देखो कौन थे, ये तुम्हारा 3 नंबर के अलग क्वेश्चन निकल जाता है।
he write a short note on aristocrats. तो क्या लिखोगे? aristocrats were क्या चीज? rich people. They were less in number but more powerful. कहने का मतलब हमारे देश में जैसे मैं मुकेश अंबानी लेवल की बात करूं, अनिल अंबानी लेवल की बात करूं, तो ऐसे जो अरबोपति लोग हैं वो नंबर में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है? दम होता है, वो ताकतवर होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, वो कैपिटलिस्ट होते हैं। तो उसी तरीके से आपने देखा कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे ये नंबर में कम थे लेकिन ये पावरफुल थे। प्लस आपने ये भी देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि वी स्टार्ट, जब भी हम लोग एरोप्लेन पे फ्लाई अप करने की कोशिश करते हैं, जब एरोप्लेन के ऊपर हम लोग अपने कदम को रखते हैं, स्टेप रखते हैं, वी स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, वी स्टॉप हिंदी एंड एनी अदर लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज हमको लगता है कि इंग्लिश अगर हम बोल रहे हैं, इफ वी आर कैपेबल, इफ वी आर talking with anyone in English, then it will support us to improve our क्या पर्सनालिटी है, हमारे पर्सनालिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो सेम यहाँ पे अपने ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्यों? बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज बोल के अपनी डिप्लोमेसी को दिखाना चाहते थे। डिप्लोमेसी मतलब कि भाई हम लोग ताकतवर लोग हैं, हम लोग पावरफुल लोग हैं। नेक्स्ट है क्या कि इन लोगों के बीच का यूनिफिकेशन कैसे था। तो सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल देख लो कि अगर सपोज यहाँ पे ए कोई बंदा है, ध्यान देना ये ए कोई बंदा है, ठीक है, और बी यहाँ पे दूसरा कोई बंदा है। अब ए जो है, ध्यान देना ये ए जो बंदा है, इसके घर के लड़के की शादी इनके घर की लड़की के साथ हो जाती है, डॉटर के साथ हो जाती है। तो इस फैमिली और इस फैमिली के बीच का रिलेशन बन गया, स्ट्रॉन्ग हुआ ना ये रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हो गए। लेकिन ये यूनिफिकेशन किसके ऊपर टिका हुआ है? कि मैरिज के ऊपर। आर यू गेटिंग यस नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि दो फैमिलियां हैं, ए और बी, दोनों कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन इनके घर के लड़के की शादी अगर इनके घर की लड़की की बात हो जाए तो इनका फैमिली और इनका फैमिली दोनों के बीच में यूनिटी बन गया। लेकिन ये यूनिटी किसके ऊपर टिका हुआ है? इस मैरिज के ऊपर। ये मैरिज नहीं होता तो दोनों एक दूसरे को, दो फैमिलियां कभी भी एक दूसरे को नहीं जानती, नहीं समझती। तो सेम यहाँ पे आपने सिचुएशन देखा कि यहाँ पे इनके बीच जो एरिस्टोक्रेट थे, जो रिचेस्ट लोग थे, जो कैपिटलिस्ट थे यूरोप के, उनके बीच में एक दूसरे के बीच में यूनिटी कैसी थी? तो ये यूनिटी थी, ये यूनिटी किसके ऊपर टिकी हुई थी? मैरिज टाई अप के ऊपर। इनके घर के लड़के की शादी अगर उनके घर में हो जाए, उनके घर के लड़के की शादी उनके घर में हो जाए, तो ये शादी, ये मैरिज टाई अप जो था, इसके आधार पर उनके बीच में यूनिटी था। गेटिंग यस नो? समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये एरिस्टो के लिए 3 नंबर का तुम्हारा। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो एरिस्टोक्रेट्स हुए जो पैसे वाले लोग थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैसे इसकी पीजेंट कौन थे। तो पीजेंट कौन थे? तो इसके बारे में तो जानने की जरूरत है। पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे। गरीब जो किसी भी देश में जो पुअर्स होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, मेजोरिटी होती है। तो इनकी संख्या क्लियर रखिए, मेजोरिटी में होंगे, मोर इन नंबर, but less powerful, more in number with no power, with no power, इनके पास कोई पावर ही नहीं है। और ये सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर कॉर्नर का नहीं दिख रहा है। यस सर, कॉर्नर का नहीं दिख रहा है सर। चलो अब दिख रहा है। मैंने बोला कि पुअर पीपल जो है उनको पीजेंट कहा गया। इनका संख्या मोर इन नंबर विथ नो पावर, नंबर में ज्यादा है लेकिन इनके पास पावर जो है वो जीरो है, कुछ नहीं है। अब प्लस ये वर्क किसके यहाँ करते थे? वर्क अंडर एरिस्टोक्रेट्स। जो एरिस्टोक्रेट मतलब ये लोग जो पैसे वाले लोग हैं, इनके पास वो क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारे पीजेंट, ठीक है। तो दो क्लास तुम्हारे पास मौजूद है, एक है तुम्हारा एरिस्टोक्रेट और दूसरा है तुम्हारा पीजेंट। तो मेरा कंडीशन है कि तो फिर मिडिल क्लास का ग्रोथ कैसे हुआ? ये मिडिल क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो ये मिडिल क्लास कहां से आ गया? ये मिडिल क्लास कहां से है? ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ये टॉपिक थोड़ा नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोकस कीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ देखो क्या कंडीशन है कि सपोज करो पहला स्टाइल इसका, इन अर्ली 18th सेंचुरी, इन अर्ली 18th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी के शुरुआत में इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इंडस्ट्री कहां पे? इंग्लैंड। मतलब इंडस्ट्री की शुरुआत इंग्लैंड में हो चुकी थी इन अर्ली 18th सेंचुरी, ठीक है। तो एक बात करो, देखो यहाँ पे पॉइंट समझना
कि अगर इंडस्ट्री की शुरुआत 18th सेंचुरी के शुरुआत में हो रहा है तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग क्या, अगर मैं कोई इंडस्ट्री को ओपन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे यहाँ इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुकेश अंबानी के लड़के आएंगे काम करने के लिए, या अनिल अंबानी, कि गरीब फैमिली के लोग आएंगे काम करने के लिए? तो जो पुअर फैमिली है क्लियर है कि उसको वहां पे वर्क करने के लिए आना है। तो आपने क्या है कि यहाँ जो इंडस्ट्री की शुरुआत इंग्लैंड में हो रही है 18th सेंचुरी में, तो ये पीजेंट, यहाँ से ये पीजेंट की तरफ से ये पीजेंट के लोग जो है वहां पे एज ए वर्कर इंटर कर रहे हैं, एज ए वर्कर, ठीक है। और इसी वर्कर क्लास लोगों को हम लोगों ने क्या कहा, मिडिल क्लास। इसमें से मिडिल क्लास का निर्माण हुआ। मिडिल क्लास में कौन कौन थे? तो इसमें तुम्हारे बिजनेस क्लास पीपल, बिजनेसमैन, इसमें वर्किंग क्लास पीपल, एजुकेटेड लोग, मतलब ये सब के सब आपके मिडिल क्लास में एंटर करते हैं, ठीक है। और आगे देखो, इन्हीं मिडिल क्लास को आगे चल के हम लोगों ने क्या कहा, लिबरल नेशनलिस्ट। ध्यान देना, लिबरल नेशनलिस्ट, इनको हम लोगों ने क्या कहा, लिबरल नेशनलिस्ट। तो लिबरल नेशनलिस्ट किसको काम है, मिडिल क्लास को कहा। मिडिल क्लास का निर्माण कैसे हुआ? तो मिडिल क्लास के पहले दो तरह क्लास थे, एरिस्टोक्रेट एंड पीजेंट। एरिस्टोक्रेट रिच, पीजेंट पुअर। तो फिर 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, तो वो सारे वर्कर, वो सारे लोग जो पीजेंट ग्रुप से निकल के यहाँ पे वर्किंग पर्सन के रूप में यहाँ पे अप्लाई किए गए, यहाँ पे अपॉइंटेड किए गए, उन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास में आपके बिजनेसमैन, एजुकेटेड पीपल, ये सब के सब ट्रेडर, ये सारे लोग मौजूद थे। और इन्हीं मिडिल क्लास को आगे चल के हम लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट कहा। गेटिंग यस? नो? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि मिडिल क्लास और लिबरल नेशनलिस्ट में क्या डिफरेंस है, आंसर क्या होगा? कोई डिफरेंस है कि नहीं है? है सर। क्या डिफरेंस है? बोलिए क्या डिफरेंस है? वाटर और मैंने जो भी पानी पिया, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर, डिफरेंस। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली जो थी, इसी मिडिल क्लास को हमने आगे जाकर लिबरल नेशनलिस्ट कहा। तो मिडिल क्लास और लिबरल नेशनलिस्ट में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, वही तो है। मिडिल क्लास को ही आगे हमने लिबरल नेशनलिस्ट का दर्जा दिया। और ध्यान दो, यही जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, इन लोगों ने फाइट किया। किसके अगेंस्ट फाइट किया? तो फाइट किया अगेंस्ट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिवों के अगेंस्ट में इन लोगों ने फाइट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 18th सेंचुरी तक, टिल 18th सेंचुरी देयर वर टू आइडियोलॉजी इन यूरोप, लिबरल एंड कंजर्वेटिव। दो तरह के आइडियोलॉजी थे, लिबरल और कंजर्वेटिव। 2 मिनट के लिए हम लोग इन दोनों आइडियोलॉजी को देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कैसे देखो यहाँ पे आइडिया ऑफ यूरोप। यूरोप में 2 तरह के आइडियाज फ्लो कर रहे थे। पहला था लिबरल और दूसरा था कंजर्वेटिव। दोनों में कोई डिफरेंस बताया क्या? लिबरल कंजर्वेटिव में एनी डिफरेंस? नो सर। ओके चलो देखो, लिबरल कौन थे? तो लिबरल वैसे लोग थे जो फेवर में थे चेंजेस विद टाइम, कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए। ये बोलते थे कि नहीं भाई समय के साथ बदलाव होना चाहिए। और कंजर्वेटिव वैसे लोग थे जो नो चेंज, जो किसी तरह के बदलाव के फेवर में नहीं थे, बोलते थे कि आपको किसी तरह का बदलाव नहीं चाहिए। तो चलो यहाँ पे लिबरल और कंजर्वेटिव के डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात कर ले तो आपको देखने को मिलेगा कि लिबरल्स वर दोज who were in the favor of changes with the passes of time, जो समय के साथ बदलाव चाहते थे कि नहीं बदलाव होना चाहिए, there should be some changes। जबकि कंजर्वेटिव्स के बारे में मैंने आपको बताई, कंजर्वेटिव were those who did not want any type of changes,
in their lifestyle. They wanted to preserve their old culture, old tradition and old civilization. वो चाहते थे कि हमारी सभ्यता, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा जो चल रहा है वही चलेगा, उसमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो लिबरल और कंजर्वेटिव इन दोनों के बीच के आइडियोलॉजी को समझ लिया आप लोगों ने? यस और नो? यस सर। मैंने बोला लिबरल कौन थे? तो लिबरल्स वर दोज who wanted changes with the passage of time, जो समय के साथ बदलाव चाहते थे। And conservatives were those who didn't want any type of changes. They wanted to preserve their old culture, old tradition, old civilization and old customs. वो जो पुराना चल रहा परंपरा वो चलता रहे, उसमें कोई किसी तरह का बदलाव ना हो, उससे हम लोगों ने बोला कंजर्वेटिव्स। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। लिबरल एंड कंजर्वेटिव में कोई डिफरेंस आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर कंजर्वेटिव अगेन। कंजर्वेटिव एक बार फिर। मैंने बोला कंजर्वेटिव वैसे लोग थे जो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे। कुछ लोग देखना आपके समाज में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो हम पुराने हमारे परंपरा, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है तो हम भी वैसा। जैसे अभी आप देखो कि आपके देश में भी आज से 20, 25, 30 साल पहले चले जाओ तो हमारे यहाँ की लड़कियों को देखते थे कि आप स्कूल भेजना मना था, नहीं है, नहीं हमारे पूर्वजों में कोई नहीं भेजा तो फिर हम क्यों भेजें। लेकिन आज आपने क्या देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे यहाँ के लोग जो है उनका सोच बदला है, हम लोग लिबरल बने हैं और हम लोगों ने देखा कि नहीं भाई समय के साथ सब चीजों को बदलना है। तो टुडे वी आर वाचिंग दैट गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर गोइंग टुगेदर एवरीवेयर, नहीं है, तो वो बोथ आर गेटिंग इक्वल एजुकेशन, बोथ आर डूइंग वेल फॉर देयर फैमिली एज वेल एज फॉर देयर नेशन टू। तो दोनों के दोनों वर्कआउट कर रहे हैं। तो लिबरल्स मतलब जो चेंज चाहते थे और कंजर्वेटिव मतलब जो चेंज नहीं चाहते थे। चलो लेट्स गो, आगे बढ़े। यस सर। आइडिया की बात, तो मैंने ये आपको बताया कि ये लिबरल जो बने, लिबरल मतलब जो बदलाव चाहते थे, ये मिडिल क्लास वाले ही लिबरल बने जो बदलाव चाहते थे। और लड़ाई किसका था इनके अगेंस्ट, मतलब किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे? ये कंजर्वेटिव, वैसे लोग जो बदलाव नहीं चाहते थे। ध्यान देना, दो के बीच में आइडिया है, लिबरल की फाइट कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में। मतलब एक ऐसा ग्रुप है जो चाहता है बदलाव और दूसरा चाहता है कि नहीं बदलाव हो, दोनों के बीच का फाइट चल रहा है, टेंशन दोनों में चल रहा है। नेक्स्ट देखो आगे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है। कंडीशन है कि ये तो आपने देख लिया कि इन लोगों के बीच का फाइट क्या है कि भाई बदलाव होना चाहिए। लिबरल कंजर्वेटिव के बीच का फाइट क्या है? मैंने बताया कि लिबरल जो थे मिडिल क्लास को लिबरल कहा गया और इन लोगों ने फाइट किया। जब फाइट किया लड़े ये लोग किसके अगेंस्ट में? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में इन लोगों ने फाइट किया। तो ऐसा तो है नहीं कि रोड पे हमने किसी को पकड़ के झगड़ा करना शुरू कर दिया टेंशन। तो लड़ाई किया तो कुछ ना कुछ मुद्दे होंगे, कुछ इश्यूज होंगे, कुछ इनका डिमांड होगा जिस डिमांड को पूरा कंजर्वेटिव नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों ने मूवमेंट को स्टार्ट किया, रिवॉल्यूशन किया, अलग अलग तरह के स्टेप्स किए। ताकि क्या था इस पॉइंट पे, तो चलो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पर ध्यान देना कि डिमांड, ये भी 3 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन उठता है कि डिमांड ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे लोग, जो क्रांतिकारी, जो उनका डिमांड क्या था। ध्यान देना, तो डिमांड इनका क्या था। तो डिमांड की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे डिमांड ऑफ लिबरल, इनका डिमांड 3 डिमांड्स। इसमें देखो सबसे पहले तुम्हारे पैसिव सिटीजन, एक डिमांड तुम्हारे पैसिव सिटीजन का था। सेकेंड डिमांड तुम्हारा बिजनेस क्लास, बिजनेसमैन जो थे उनका डिमांड है। थर्ड जो है तुम्हारा ट्रेडर, जो ट्रेडर्स है उनका डिमांड है। फोकस कीजिए, केवल हल्का फोकस करोगे सब समझ में आएगा। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपने देखा लुईस 16, ये मैं ऊपर के इरेज कर दूं, ये एरिस्टोक्रेट्स वाला इरेज कर रहा हूं मैं। यस सर। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो कंडीशन में क्या बता रहा हूं। आपने लुईस 16 के समय देखा था, लुईस 16 ने अपने सोसाइटी को 3 भागों में बांटा था। सर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है सर। सर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। अरे चलो ठीक है, मैंने आपको बताया ये लुईस, अब दिखाई दे रहा है?
नो अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं सर मिटा दीजिए सर उसके बाद सर। सर क्या लिख रहे हैं सर, दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे लुइस हाँ सर, अब दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। ओके लुइस 16 देखो यहाँ पे, मैंने बोला लुइस 16 जो था उसने अपने यहाँ के सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड किया था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और फिर आपने फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ये क्लास 9 का तुम्हारा टॉपिक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है। तो इसमें तुम देखा था कि फर्स्ट सेकंड में कौन थे, तो ये रिच, नोबल एंड क्लर्जी लेवल के लोग थे, इनको कोई टैक्स नहीं, क्लास 9 का आपने टॉपिक पढ़ा होगा, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको 10th में लेके आऊंगा। और थर्ड स्टेट में जो थे ये पुअर पीपल थे, इसमें पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, ठीक है। अब थर्ड स्टेट से दो टूटा था, दो वर्ग इसका बटा हुआ था थर्ड स्टेट में भी। एक था तुम्हारा एक्टिव सिटीजन और दूसरा था तुम्हारा पैसिव सिटीजन, ठीक है। तो एक्टिव में कौन थे, तो इसमें देखो, इसमें रिच मेल थे, इसमें रिच मेल थे और इनको वोटिंग राइट दिया, इनको वोटिंग राइट दिया हुआ था। एक्टिव सिटीजन के पास वोटिंग राइट था। पैसिव की बात करो तो देखो पैसिव में कौन थे, पुअर मेल, इसमें फीमेल। अब प्लस ये जो थी, ये जो पैसिव सिटीजन थे, इनको किसी तरह का वोटिंग या फिर कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये बताओ कि पैसिव सिटीजन ने जो मूवमेंट किया होगा उसका डिमांड क्या होगा, वोटिंग राइट। क्या था कि पैसिव का डिमांड एक ही हो कि भाई हमको वोटिंग राइट दीजिए, हम भी गरीब चाहे पैसे जो भी है, हमको भी वोटिंग राइट होना चाहिए। तो सिंपल सा कि पैसिव सिटीजन ने जो मूवमेंट किया था, इसका डिमांड है कि भाई हमको वोटिंग राइट दो, हमको वोटिंग राइट दिया, दिखाई दे रहा है। चलो अब बिजनेस क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। बिजनेस क्लास का डिमांड क्या था, ध्यान देना। बिजनेस क्लास में देखो क्या कंडीशन था, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ए दिखाई दे रहा है। नो सर, नो सर, नो सर, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ये ए दिखाई दे रहा है। यस सर। नो सर, कैमरा से, हाँ सर, अब दिखाई दे रहा है। ओके लेट्स गो। चलो देखो ये ए कोई, अगर सपोज ये कोई मार्केट है, देखो मैं बिजनेस क्लास का डिमांड आपको बता रहा हूँ। ये ए कोई मार्केट है, ठीक है। यहाँ से मुझे बिजनेस करना है, बी, मेरे को इस मार्केट में कोई सामान लेकर बेचना है, मैं बिजनेसमैन हूँ। यहाँ अगर मैंने 20 kg कोई सामान खरीदा, ध्यान दो, तो यहाँ आते आते इसका रेट घट जाता था, ये 10 kg में बदल जाता था। तो मतलब रेटिंग सिस्टम जो था, मेजरमेंट सिस्टम, वो इक्वल नहीं था, अनइक्वल था। दूसरा क्या है कि यहाँ से इस मार्केट से इस मार्केट में मेरे को सामान को सेल करने के लिए बहुत जगह पे इंटरनल ड्यूटी टैक्स, मेरे को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था। अब ये बताओ कि यहाँ पे मेरा डिमांड क्या होगा। पहला तो डिमांड मेरा क्या होगा कि सपोज यहाँ से अगर मैंने 20 kg कोई सामान खरीदा है और ये जो यहाँ पे 10 kg हो जा रहा है, तो ये डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। 20 तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, मतलब इक्वल मेजरमेंट सिस्टम चाहिए। सेकंड है क्या, मेरा डिमांड हो कि ये जो टैक्स इतनी जगह पे मैं दे रहा हूँ, ये टैक्स मुझे देने की इच्छा नहीं है, मैं टैक्स नहीं देने जा रहा हूँ। तो बिजनेस क्लास का डिमांड क्या होगा, अपने दिमाग से बताओ तो क्या डिमांड होना चाहिए था। इक्वल मेजरमेंट सिस्टम, बस। और ये टैक्स देना चाहता है क्या, ये टैक्स नो सर, ये भी तो रिमूव करना चाहिए, टैक्स को रिमूव कर लिया। तो आपने बिजनेस क्लास में क्या देखा, इसमें दो डिमांड आपने देखा। पहला डिमांड ये क्या हुआ कि भैया इक्वल मेजरमेंट सिस्टम, इक्वल मेजरमेंट सिस्टम मतलब इक्वल वेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा रिमूवल ऑफ क्या चीज, क्या रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ टैक्स, जो इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस लग रहे थे उसको रिमूव कर दो। कोई दिक्कत, दोनों समझ आए। पैसे का डिमांड क्या था, बिजनेस क्लास का डिमांड क्या था। थर्ड चलिए ट्रेडर की तरफ हम लोग चलते हैं, ट्रेडर की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखो ट्रेडर का डिमांड क्या रहा। अब ट्रेडर की बात करो तो इन लोग जो भी ट्रेड करते हैं, ये जो ट्रेड कर रहे हैं, अपने को म्यूट करें आप लोग।
मैंने आपको बता, देखो ये ट्रेडर जो है, ट्रेडर का वर्कआउट क्या है? ट्रेडर का डिमांड था कि ट्रेड यूनियन को इंडिपेंडेंट करो, ट्रेड यूनियन शुड बी फ्री। अब कहने का मतलब उस समय 17-18 सेंचुरी के टाइम की बताया जा रहा है उस समय, तो उस समय हमारे जो ट्रेडर थे उनको कहीं भी ट्रेड करने के पहले जो किंग थे उनसे परमिशन लेने की जरूरत थी, परमिशन लेना पड़ता था। तो कहने का पॉइंट है, अगर मैं जो है बीट या राइस का मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं बीट राइस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बेच सकता हूं, मेरे पास उतना ज्यादा इसका सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, किंग मेरे ऊपर दबाव देकर बोलेगा नहीं ये बीट राइस नहीं तुम सेल करो, तुम एक काम करो, तुम टी सेल करो, चाय या फिर कॉफी सेल करो, तो उसके लिए मेरे को फिर से अपना प्लांटेशन का लेवल बदलना पड़ेगा। तो इनका टारगेट था, ट्रेडर लोग का डिमांड था कि भाई ट्रेड यूनियन जो उसको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, कि हमारी इच्छा जो हो हम उस तरीके से अपना ट्रेड करें, हमारे ऊपर किसी तरह कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। तो इनका डिमांड था कि ट्रेड यूनियन को फ्री करवा, ट्रेड यूनियन शुड बी फ्री। तो ये 3 डिमांड है आपका, फोकस कीजिएगा, ये 3 डिमांड है आपका। पहला डिमांड आपने क्या देखा? पैसिव सिटीजन का डिमांड, सेकंड बिजनेस क्लास का डिमांड और तीसरा आपका ट्रेडर का डिमांड, ठीक है। और इसके बाद मैं एक छोटा सा शॉर्ट समरी आपको पूरा फुल एंड फाइनल कर देता हूं, उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे इजी पूछ लूंगा कि कितना आपने समझा, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बड़े ध्यान से देखना, मैंने स्टार्टिंग किया पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियू से, ठीक है। तो मैंने पेंटिंग से बात की, तो मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक की बात करोगे, फ्रेडरिक सोरियू की बात करोगे, तो वो जो पेंटर था बंदा, उसने 1848 में एक पेंटिंग तैयार किया था। उस पेंटिंग में उसने क्या दिखाया था कि दैट पेंटिंग कैरी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब मशाल, एंड चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इन अनदर हैंड, दूसरे हाथ में संविधान दिया हुआ था जिसमें पूरे ह्यूमन राइट को डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपने कि इन फ्रंट ऑफ दिस पेंटिंग देयर वर ए लॉट ऑफ क्या चीज, एरेस्टो मतलब कि ऑटोक्रेटिक सिंबल, बहुत सारे ऑटोक्रेटिक मतलब जो गुलामी के प्रतीक होते हैं उन सबको बिखर के दिखाया गया था, मतलब रखा हुआ था, ठीक है। यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका वी आर पासिंग बाय दिस स्टैचू एंड ऑफरिंग देयर होमेज, यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के लोग जो वो गुजर रहे हैं इस स्टैचू के बगल से और यहाँ पे अपने अपने श्रद्धांजलि को समर्पित कर रहे हैं। प्लस उनके हाथ में अपना नेशनल फ्लैग है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सारे के सारे कंट्री जो थे वो यूनिफाइड हो चुके थे। फिर आगे आपने क्या देखा कि वहीं पे यूरोप का एक कंट्री था जिसको जर्मनी हम लोगों ने कहा, द पीपल ऑफ जर्मनी कैरी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग, रेड, गोल्ड एंड ब्लैक, which was indicating that till 1848 Germany was not unified, जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने देखा कि by using this painting फ्रेडरिक सोरियू tried to show an utopian society, यूरोपियन विजन, मतलब एक इमेजिनरी सोसाइटी where everyone should be equal, वे कहते हैं समाज के बारे में उन्होंने बात की। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलोगे तो आपने देखा क्या कि some steps taken by French revolutionists to bring collective identities, कौन कौन से स्टेप लिए गए? तो सबसे पहले मैंने बोला क्या कि सबसे पहले उन लोगों ने फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, उन लोगों ने क्या किया, ट्राई कलर को तैयार, रॉयल फ्लैग को हटा के ट्राई कलर बनाया, उन लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को रिमूव किया, ये सारे वर्कआउट उन लोगों ने किया और ये वर्क करके उन लोगों ने क्या किया, अपने देश को यूनिफाई करने की कोशिश की उन लोगों ने। आगे पॉइंट है क्या, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, तो इसमें मैंने आपको बताया कुछ पॉइंट, जिसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, तो इसमें मैंने बताया कि एरिस्टोक्रेट्स वर दोस हु वर रिच, जो पैसे वाले थे, दे वर लेस इन नंबर बट मोर पावरफुल, पैसे वाले थे प्लस नंबर में कम थे लेकिन ताकतवर थे, प्लस दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज टू शो देयर डिप्लोमेसी, लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे अपनी डिप्लोमेसी को दिखाने के लिए, प्लस they were united by marriage tie-up, marriage tie-up का मतलब अभी मैंने बताया क्या चीज, कि सपोज इसके फैमिली और उसके फैमिली की शादी हो जाएगी तो फैमिली दोनों एक दूसरे के बाद कनेक्टेड हो जाएंगे, तो वो पॉइंट था। इधर मैंने बताया कि पीजेंट कौन थे, तो पीजेंट्स वे क्या थे, पुअर पीपल, मोर इन नंबर बट लेस इन पावर, नंबर में ज्यादा थे लेकिन विदाउट एनी पावर, पावर उनके पास कुछ था ही नहीं, और ये एरिस्टोक्रेट्स के अंडर में काम करते थे, ठीक है। फिर आगे आपने टील इन अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की शुरुआत में आपने क्या देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, और अब यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करने के लिए पीजेंट ग्रुप के लोग इंटर करते हैं, और ये पीजेंट ग्रुप के लोग जब इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंटर करते हैं तो इन्हीं को हमने मिडिल क्लास कहा। मिडिल क्लास में टीचर, एजुकेटेड लोग, बिजनेस क्लास पीपल, ये सब के सब इन्वॉल्व थे, और इसी मिडिल क्लास को आगे हम लोगों ने लिबरल नेशनलिस्ट कहा, और ये लिबरल नेशनलिस्ट जिन लोगों ने कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में फाइट किया है, और मैंने 2 आइडिया के बारे में बात की, लिबरल एंड कंजर्वेटिव।
लिबरल के बारे में मैंने आपको बताया कि लिबरल वी आर दोज who were in the favor of changes with the passage of time, कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए. And conservative were those who didn't want any type of changes. They wanted to preserve their old culture, old tradition, old civilization, old custom. वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, किसी तरह का हमें बदलाव नहीं चाहिए. वो कंजर्वेटिव थे. इसके बाद आपको मैंने अभी आपको बताया क्या चीज कि लिबरल जो थे उन लोगों ने जो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट फाइट किया उसका भी 3 डिमांड मैंने आपको बताया क्या चीज कि लिबरल वालों का फाइट कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में हुआ विद 3 डिमांड्स. अब पहला क्या डिमांड था देखो आप लिबरल का डिमांड क्या लिबरल ने देखो पहला पैसिव. तो मैंने आपको बताया क्या चीज कि ड्यूरिंग लुई 16 थर्ड स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एक्टिव एंड पैसिव. इन एक्टिव रिच वेल वेयर द स्टेट लेवल दे हैड ऑल वोटिंग राइट और पैसिव की बात करो तो उनके पास कोई राइट नहीं था. तो क्लियर है कि पैसिव का डिमांड क्या होती है वोटिंग राइट दीजिए. बिजनेस क्लास की बात करोगे मेजरमेंट सिस्टम वाज अनइक्वल प्लस द बिजनेसमैन हैड टू पे क्या जी मोर एंड मोर टैक्सेस. दैट्स व्हाई देयर डिमांड वाज व्हाट टू रिड्यूस क्या जी ऑल टैक्सेस इंटरनल ड्यूटी टैक्सेस प्लस टू ब्रिंग इक्वल मेजरमेंट सिस्टम प्लस वेटिंग सिस्टम टू. और ट्रेडर की बात करो तो ट्रेडर का डिमांड क्या था कि टू मेक ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट. ट्रेड यूनियन को आजाद करो इंडिपेंडेंट करो. तो ये है आज का टॉपिक. चलो इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? नो सर. एनी कंफ्यूजन? नो सर. नो सर. नो सर. नो सर. नो ओके सर. तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लूं. यस सर. ऑल आर रेडी? यस सर. ओके चलो अब मेरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसके आंसर मेरे को बताते जाओगे एक एक वर्ड में. ठीक है. फर्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है कि नेम दैट फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ पेंटिंग इन 1848. फ्रेडरिक सोरियो. फ्रेडरिक सोरियो. फ्रेडरिक. चलो ठीक है ओके सही है. सेकंड क्वेश्चन है कि नेम दैट इमेजिनरी सोसाइटी which was imagined by Frederick Sorio. यूटोपियन सोसाइटी. यूटोपियन विजन. यूरोपियन. ओके ओके सही है सही है. अगले क्वेश्चन की बात करो कि द पीपल ऑफ जर्मनी कैरीड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग. नेम ऑल कलर. रेड ब्लैक गोल्ड. गोल्ड ब्लैक रेड ब्लैक गोल्ड. ओके तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? नो सर. ये sir. घर No, पे sir. जाके एनसीईआरटी बुक को एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन आप लोग कर लेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर आगे डील करेंगे. ओके गुड डे. थैंक्स सर. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. इसके बाद आप लोग की बायोलॉजी की क्लास है ग्रुप में आ जाएगा मैसेज चेक कर लीजिएगा. निकले सर. ओके सर. सर. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर. Photo, sir.